मैं मोहर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना से बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इनकी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। यानी मौर्य साम्राज्य के विस्तार, उसके धार्मिक नीति, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीए पार्ट फर्स्ट में यानी मौर्य साम्राज्य पार्ट 1 का इसमें होगा, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, इस वंश के प्रमुख शासक 3 हुए हैं मुख्य: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में की। 322 से 298 बीसी तक, 322 बीसी से 298 बीसी तक इसने शासन किया। बीसी मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। एक होता है एडी, वो ईस्वी में होता है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मौर्य वंश की स्थापना की। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था और पहला ऐतिहासिक सम्राट कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में, प्राचीन ग्रंथों में मतभेद है। जैन, बौद्ध ग्रंथ इसे क्षत्रिय कहा है, ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र कहा गया है। तो प्रश्न आ जाता है, ब्राह्मणों ने क्या बताया है चंद्रगुप्त मौर्य को? शूद्र। जैन और बौद्ध ग्रंथों ने क्षत्रिय। वहीं विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में इसे वृषल निम्न कुल का कहा है। विदेशी स्रोतों में एपियन व प्लूटार्क ने इसका नाम एड्रोकोटस बताया है। एपियन, प्लूटार्क ने इसका नाम क्या? एड्रोकोटस। फिलाकेस ने इसका नाम सेंड्रोकोटस बताया है। सेंड्रोकोटस, फिलाकस ने सेंड्रोकोटस, एपियन और प्लूटार्क ने एड्रोकोटस। 305 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के शासक सेल्यूकुस निकेटर से युद्ध किया और उसे हराया और उसके साथ संधि की। इस युद्ध में जो संधि हुई, इसमें सेल्यूकुस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इसकी जानकारी एपियानियस देता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकुस ने प्रदान किया। एरिया, हेरात, पैरफिन, सिड्डाई, काबुल और जेडोसरिया, कंधार, ये क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकुस निकेटर ने दी। चंद्रगुप्त मौर्य का इस युद्ध के बाद साम्राज्य विस्तार पश्चिमी उत्तर में ईरान, फारस जिसे कहते हैं हिंदुकुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा से, दक्षिण में मैसूर तक हो गया। सेल्यूकुस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भी मौर्य दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने अपने विवरणों में पाटलिपुत्र का जिक्र पाली बोरथा के नाम से किया। उन्होंने इंडिका लिखी, जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारतीय विजय की जानकारी 2 तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा मूरनानूर और अशोक अभिलेख से प्राप्त होती है। अहनानूर, मूरनानूर और अशोक अभिलेख। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से पता चलता है। तो इन अभिलेखों से उसके पता चलता है उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, कौन कौन से क्षेत्र उसके नियंत्रण में थे। चंद्रगुप्त का समकालीन यूनानी शासक सिकंदर महान से चंद्रगुप्त की भेंट का उल्लेख जस्टिन और प्लूटार्क करते हैं। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का काल पड़ा। चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़कर गुरु भद्रभाग के साथ दक्षिण भारत चला गया, जहाँ श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखन पद्धति द्वारा उसने अपने प्राण त्याग दिए। संलेखन या संथार, जंत्र में भूखे रहकर अपने आप को प्राण त्याग देना। यह पहला शासक था जिसने अकाल निश्चय निपटने के लिए अन्नाघार की स्थापना की। ये था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद शासक बना बिंदुसार, जिसे अमित्र घात भी कहते हैं। 298 बीसी से 273 बीसी तक इसने शासन किया। ये चंद्रगुप्त और दुर्धरा धनानंद की पुत्री की संतान था। दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी, यह पैदा हुआ था। इसके मस्तिष्क पर बिंदु था, इसलिए नाम इसका बिंदुसार पड़ गया। ये सिजेरियन सर्जरी तकनीक द्वारा पैदा हुआ था, इसलिए सिजेरियन भी कहते हैं इसे। यह आजीव संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। इसे वायु पुराण में भद्रसार, अन्य पुराणों में वारीसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहते हैं।
बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिनसेन, अन्य पुराणों में वारिसार और वायु पुराण में भद्रसार। इसके संबंध में भारत से बाहर मिस्र और सीरिया तक थे। इसके संबंध मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। मिस्र का शासक कौन था? टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को भेजा। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने तो किसको भेजा था? डायमेकस को। और टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ें मांगी: सूखा अंजीर, अंगूर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक। एंटियोकस प्रथम ने सूखा अंजीर, अंगूर, मदिरा तो भिजवा दी, परंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया। क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं भेजा। 273 से 232 अशोक शासक बना। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक 273 बीसी में मगध का शासक बना, परंतु इसका विधिवत राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। राजतंत्र के अनुसार अशोक आरंभ में शैव था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। शीली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीपवंश महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? निग्रोध ने। मोगलिपुत्रिस के प्रभाव से अशोक पूर्ण बौद्ध बना। दीक्षित निग्रोध ने किया और मोगलिपुत्रिस से वो पूर्ण बौद्ध बना। वहीं दिव्यवधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया। दिव्यदान तो कहता उपगुप्त ने किया, दीपवंश महावंश से कहते हैं निग्रोध ने किया, और मोगलिपुत्रिस के प्रभाव से पूर्ण बौद्ध बना। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण बहाबरू विराट राजस्थान शिलालेख है। अशोक के धर्म की जो परिभाषा दी गई है वो राहुलवाद सूत से ली गई है, बौद्ध ग्रंथ से। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया है, दीपवंश में करमोली। अशोक को दीपवंश में करमोली कहा है, पुराणों में अशोकवर्धन। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध साम्राज्य पर अधिकार किया था। सिहली अनुश्रुतियों के आधार पर इसने अपने 99 भाई के त्याग करके सिंहासन प्राप्त किया था। भारतीय इतिहास में अशोक अपने शिलालेखों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। सिर्फ 2 अभिलेख शहबाज गड्डी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। इसका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी है। खरोष्टी में कौन सा है? मानसेरा और शहबाज गड्डी। शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। शासन प्राप्ति के 14वें वर्ष में धर्मा महात्रों की नियुक्ति की। धर्मा महात्रों के 14वें वर्ष में, बोध गया के 10वें वर्ष में अशोक की राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण की जाती थी, जबकि गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का प्रचारक था। गुहा लेख में धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिलती है, राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ पर मिलती है। और अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी शिलालेखों पर मिलती है। 20वें वर्ष ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की अशोक ने, और लुम्बिनी को करमुक्त घोषित किया। सिर्फ 1/8 भाग कर देना पड़ता था। धार्मिक कर से मुक्त कर दिया, लेकिन भूमि कर 1/8 देना पड़ता था। लुम्बिनी गया 20 वर्ष, जो लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। अशोक ने आजीविकों हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। लोमस ऋषि की गुफा, कारण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, विष्णु झोपड़े। लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, सुदामा और विष्णु झोपड़ी। अशोक की मृत्यु 232 में हो गई। उसके बाद उसके पुत्र तिवर, लघु स्तंभ के अनुसार उसका एकमात्र पुत्र तिवर था, वो शासक बना। पुराणों में दशरथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले जो देवानप्रिय की उपाधि धारण करता है। पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कुणाल शासक बना। पुराणों के अनुसार तो कुणाल बना, और लघु स्तंभ में एक ही पुत्र को लिखा था, तिवर का। पुरातात्विक शास्त्र में दशरथ का नाम आता है, जिसने देवानप्रिय की उपाधि धारण की। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में कर दी और शुंग वंश की नींव ढाली। यह था मौर्य वंश सामान्य अध्ययन। अब मौर्य वंश के विशिष्ट पक्षों का अध्ययन करेंगे हम अगले अध्याय में कल।